काल के बाद सातवाहन शासकों का काल आया और इस काल से भी संबंधित अनेक साक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ से मिले हैं। सातवाहन शासकों का जो शासन काल था वो 200 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक था। इन शासकों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, एक जिले के रूप में यह अभी भी स्थित है प्रतिष्ठान। ठीक है, जो सातवाहन राजा थे उनका कुछ जो क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित था और इसके जो मतलब जो सातवाहन शासकों का जो क्षेत्र था उसके पूर्व की ओर मतलब उड़ीसा जो राज्य था वहां पर खारवेल शासकों का शासन था। तो खारवेल शासकों का कुछ जो क्षेत्र था उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया सम्मिलित था उस समय जब सातवाहन शासकों का जिस समय शासन काल था। ठीक है, तो ये एक मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि इस तरफ से ये लोग महाराष्ट्र की तरफ से आए और इस तरफ खारवेल शासकों का शासन था, है ना। और छत्तीसगढ़ में इसका बहुत अधिक प्रभाव था, मतलब इन शासकों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक था क्योंकि इस छत्तीसगढ़ के बहुत सारी जगह से इनके कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ मुद्राएं भी मिली है, कुछ स्तंभ भी मिले हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी मुद्रा की बात करती हूँ। तो सातवाहन शासकों की जो मुद्राएं हैं इसको याद करो। सबसे पहले तो बीएमसी, ठीक है, बीएमसी मतलब होता है ये बालपुर जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है, और मल्हार जो बिलासपुर में स्थित है, और चक्करबेड़ा जो है वो बिलासपुर में स्थित है। इन तीनों जगह से सातवाहन कालीन मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें चक्करबेड़ा से रोम की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि रोम की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो चक्करबेड़ा से रोम की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बालपुर, मल्हार और चक्करबेड़ा। बालपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ये तो हुई इसकी मुद्रा की बात। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। अच्छा, मुद्राओं के बारे में मैंने ये बताया, लेकिन इन मुद्राओं में, ठीक है, इन मुद्राओं में सातवाहन राजा अपिलक जो थे उनका चित्र अंकित है इसमें। मतलब ये जो बालपुर और मल्हार से जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो उसमें सातवाहन राजा अपिलक की मुद्रा अंकित है। मतलब उसकी जो चित्र है या उनके शासनकाल में जो मुद्राएं चलती थी वो शासनकालीन जो मुद्राएं हैं वो बालपुर और मल्हार से प्राप्त हुआ है और चक्करबेड़ा से रोम की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इससे कुछ और संबंधित जो जगह है वो देखते हैं। जैसे कि जांजगीर चांपा जिले में किरारी नामक स्थान से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुंजी नामक स्थान से, जो जांजगीर चांपा जिले में है, गुंजी नामक स्थान से शिलालेख प्राप्त हुआ है। किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है उसमें मौर्यकालीन चित्र, ठीक है, मौर्यकालीन जो चित्रकलाएं थी वो उसमें उकेरी गई है, जो किरारी से प्राप्त हुआ। और गुंजी से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें कुमार व दत्तश्री का उल्लेख है। कुमार व दत्तश्री का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा सातवाहन कालीन और भी सिक्के प्राप्त हुए, जैसे तांबे के सिक्के कुछ जगह से प्राप्त हुई है। तांबे के जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें हाथी, स्त्री और नाग अंकित है। ठीक है, ये जो है तांबे के सिक्के हैं। बिलासपुर के मल्हार से एक मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है। ठीक
ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ है मिट्टी की मुहर, जिसमें वेदश्री का नाम लिखा हुआ है, वेदश्री का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में नागार्जुन जो थे वो छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने यहाँ का जो सिरपुर नामक स्थान पर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बौद्ध विहार स्थित है यहाँ पे, तो वहाँ के प्रचार्य के रूप में वो यहाँ पर प्रथम शताब्दी में नागार्जुन यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब जो भी सातवाहन कालीन जो संबंधित जो भी साक्ष्य थे वो तो हमने देख लिया। सातवाहन कालीन बूढ़ी खार से लेख युक्त प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उसको भी जानना हमें जरूरी था कि सातवाहन जो काल थे उनके कौन कौन से स्थान है। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये लोग अब स्वयं को क्या कहते थे। सातवाहन कालीन जो राजा थे वो स्वयं को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, तो उसको भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कौन या फिर सातवाहन शासक जो थे वो स्वयं को किसके स्वामी कहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सातवाहन काल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन से और राजा है। जैसे कनिष्क के काल के बारे में मैंने पहले बताया था, तो हम कनिष्क काल के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क कालीन कुछ सिक्के जो हैं कुछ जगह से प्राप्त हुए हैं, है ना। उसके अलावा मेघवंश के भी कुछ सिक्के जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन शासकों का शासन काल था या जो भी उनका जो एरिया था, जहां तक भी उनका शासन काल का एरिया, उनके साम्राज्य का एरिया फैला हुआ था, वह छत्तीसगढ़ में नहीं आता था, मतलब छत्तीसगढ़ उसमें सम्मिलित नहीं था। परंतु सिक्के कुछ कुछ जगह से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बिलासपुर से, है ना, बिलासपुर से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और रायगढ़ का जो बिलासपुर से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं कुषाण कालीन, और रायगढ़ का जो खरसिया नामक जो तहसील है उसके आसपास तेलीकोटा नामक स्थान है, वहां से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिष्क काल के। ठीक है, इसी प्रकार जो मेघवंश है ना, मेघवंश के भी कुछ सिक्के जो है प्राप्त हुए, लेकिन इनका कोई शासन जो था वो छत्तीसगढ़ में सम्मिलित नहीं था। मल्हार, ये जो जगह है बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि मल्हार जो है वो 3 नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ से विदेशों से भी व्यापार किया जाता था। तो एक व्यापार केंद्र के रूप में काफी डेवलप एरिया था प्राचीन काल में। हालांकि अभी तो मतलब थोड़ा सा पिछड़ गया है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत अधिक समृद्ध था, ऐसा साक्ष्य से मिला है। तो मेघकालीन जो सिक्के हैं वो मल्हार से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मल्हार के शासकों का इस क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, लेकिन इससे समझ में आता है कि जहां पर भी मेघवंशियों का साम्राज्य था और छत्तीसगढ़ में जो राजा शासन किए, दोनों के बीच में संबंध था, तभी उसके जो सिक्के हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हमने मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल और मेघवंश सभी को हमने देख लिया। अब हम यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं, जो जिनके साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हैं, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वकाटक का शासनकाल, फिर नलवंशियों का शासनकाल और साथ ही साथ सरकपुरी राजर्षि तुल्य। तो चलिए देखते जाते हैं एक एक करके। कनिष्क कालीन जो सिक्के हैं जिसकी मैंने बात की थी, वो रायगढ़ के खरसिया के तेलीकोटा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, और तांबे के सिक्के जो है वो कनिष्क के बिलासपुर से प्राप्त हुए थे, जिसकी खोज टीके शाह नामक पुरातत्ववेत्ता ने किया था। और मल्हार से जो मेघवंशी जो सिक्के प्राप्त हुए उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम वकाटक वंश। ये जो है छत्तीसगढ़ में बहुत समय तक शासन किया और करीब 3री से 4वीं ईस्वी तक, है ना, 3री से 4वीं शताब्दी के मध्य छत्तीसगढ़ में इनका शासन था। इनकी राजधानी नंदीवर्धन या नागपुर थी। वर्तमान का जो नागपुर, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वहां से लेकर के छत्तीसगढ़ का बहुत सारा एरिया जो था इनके शासन या उनके साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। इनकी राजधानी नंदीवर्धन या नागपुर थी। ठीक है, इनके जो बहुत सारे साक्ष्य हैं वो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, और ये एक अच्छे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, क्योंकि इनका जो युद्ध था वो समुद्रगुप्त के साथ भी हुआ था। जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान में निकले थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता था और उन्हें करद राज्य बना करके छोड़ दिया था, अर्थात वो उसे कर लेते थे लेकिन अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे और उन्हें छोड़ देते थे। ठीक है, तो उसमें से एक जो शासन था वो
एक शासक था वकाटक। वकाटकों का शासन जो था छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय तक रहा, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, वकाटकों में बहुत सारे राजा हुए, तो उन राजाओं के नाम और फिर उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया या उनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई और उनके संबंधित मतलब हर एक राजा से संबंधित कोई ना कोई तथ्य जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो चलिए उसको देखते हैं। सर्वप्रथम वकाटकों के राजा है महेंद्र सेन। इन्होंने वकाटकों का साम्राज्य इन्होंने ही स्थापित किया। फिर इनके पुत्र है रुद्रसेन। फिर इनके पुत्र है प्रवर सेन। फिर इनके पुत्र है नरेंद्र सेन। फिर इनके पुत्र है पृथ्वी सेन। फिर इसके पुत्र का शासन था हरि सेन। ठीक है, देखो इनका कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इनका ऑर्डर पूछ दिया जाता है, या इसमें से 2-3 पिक करके पूछा जाता है कि कौन कौन से जो राजा थे वो वकाटक कालीन थे। ठीक है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। जो लोग याद नहीं करते हैं प्लीज याद करिए इसको। अब सबसे पहले देखते हैं महेंद्र सेन। महेंद्र सेन जो था वो एक बहुत शक्तिशाली राजा था और मतलब इसने बहुत डट करके समुद्रगुप्त का सामना किया था। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले वकाटकों के अलावा जो नल शासक थे, जो नलवंशी शासक थे, जिनका जो शासन काल था वो मतलब जिनका जो साम्राज्य था वो दक्षिण की ओर ज्यादा था। बिलासपुर तरफ तो वकाटकों का शासन था, लेकिन जो बस्तर संभाग में विशेष रूप से नलवंशी शासक जो थे उनका शासन काल था। तो उनका और इनका पैरेलल शासन काल था और इन दोनों के बीच में भी लड़ाई चलती रहती थी। तो इन दोनों की लड़ाई हुई थी समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो वकाटक नरेश महेंद्र सेन का युद्ध हुआ था समुद्रगुप्त से, जिसका वर्णन हरि सेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, इसकी फाइटिंग हुई समुद्रगुप्त से। ठीक है, इसके युद्ध का उल्लेख मिलता है हरि सेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त ने वकाटक नरेश महेंद्र सेन को हरा दिया और उसको फिर एक अलग राज्य बना करके इन्होंने छोड़ दिया और उसको सम्मिलित नहीं किए। उसके पश्चात महेंद्र सेन के पुत्र रुद्रसेन का शासनकाल आया और उसी समय समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त का शासनकाल था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से किया। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था प्रभावती और खुद स्वयं चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था और प्रभावती से इसका विवाह किया। ठीक है, अब रुद्रसेन के पश्चात प्रवर सेन का शासनकाल आया। ठीक है, जब प्रवर सेन का शासनकाल आया तो रुद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी और बच गए थे सिर्फ प्रवर सेन और प्रभावती। ठीक है, इन दोनों के दरबार में चंद्रगुप्त ने अपनी 9 रत्नों में से एक कालिदास को इनके दरबार में भेजा था। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है कि कालिदास जी कौन से राजा के शासनकाल में आए थे, कौन से वंश के राजाओं या के शासनकाल में आए थे। तो वकाटकों के जो नरेश थे प्रवर सेन, उनके शासनकाल में कालिदास जो थे यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब इन्होंने इसके पश्चात मतलब जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात गुप्तों के साम्राज्य में छत्तीसगढ़ को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उन्हीं के संरक्षण में वकाटकों का शासनकाल जो था वो चलता था। बहुत सारी सहायता जो थी इनको गुप्तों से प्राप्त होती थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्रवर सेन के पश्चात आया नरेंद्र सेन। अब वकाटक इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि सभी की नजर जो थी इन पर पड़ने लगी थी। तो मैंने बताया था कि बस्तर संभाग में नलवंशी शासकों का शासन था। तो नलवंशी शासकों में एक जो राजा थे, जो उनके संस्थापक राजा में से एक थे भावदत्त। ठीक है, भावदत्त ने नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और इनकी जो राजधानी थी उसको पूरा तबाह कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। और इसके पश्चात इन्होंने मैकल और मालवा
ठीक है। मैकल, मालवा और कौशल 3 जगह पर उसने अपना अधिकार कर लिया। किसके साथ लड़ाई हुई? भवदत्त के साथ इसकी लड़ाई हुई, ठीक है। भवदत्त के साथ लड़ाई हुई और इसने मैकल, मालवा और कौशल पर आधिपत्य जमा लिया। भवदत्त का शासनकाल आ गया, ठीक है। इसने जो शासन कर लिया या जो जमा लिया उसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट अभिलेख में। उल्लेख है बालाघाट अभिलेख में। सभी चीजों की जानकारी जो है वो ज्यादातर किसी अभिलेख में या ताम्रपत्र में या मुद्राओं से ही मिली है, और जहां से भी उसका अवशेष प्राप्त हुआ है ना, तो काल के हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि ये जो भी चीजें हैं वो कौन कौन से शासकों से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, इसने जब पूरी राजधानी को तबाह कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया, तो इसको काफी समय लगा इसको बसाने में वापस, और इन लोगों को फिर से मतलब ऊपर उठने में काफी समय लगा। लेकिन इन्होंने जो आक्रमण किया था उसका इन लोगों ने बदला लिया, बहुत जमकर बदला लिया। पृथ्वीसेन ने भवदत्त के पुत्र थे अर्थपति भट्टारक, ठीक है। नल वंशियों का राजधानी था पुष्करी, जो वर्तमान का है भोपालपट्टनम। ये यहाँ पर है भोपालपट्टनम या पुष्करी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमला किया, मतलब किसने किया? पृथ्वीसेन ने, और पूरी पुष्करी को इसने तबाह कर दिया, पूरा सब चीज उसने लूट लिया, ठीक है। इसने पुष्करी को लूट लिया और पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया, ठीक है। फिर जाकर के अर्थपति भट्टारक ने पुनः पुष्करी को बसाया और उसको मतलब जो भी हानि हुई थी वो सबको खत्म किया, मतलब सब चीज को ओवरकम किया। उसके बाद हरिसेन, मतलब पृथ्वीसेन के शासन के पश्चात उसके पुत्र हरिसेन ने यहाँ पर शासन किया। और जब मतलब ये अंतिम शासक था, वकाटकों का अंतिम शासक था, और ये थोड़ा सा कमजोर शासक था, ठीक है। तो इसके पश्चात क्या हुआ, वकाटकों का मतलब अंत होने लगा। तो इसको बचाए रखने के लिए वत्सगुल्म के वकाटकों ने यहाँ पर आकर के शासन किया, ठीक है। वत्सगुल्म के वकाटक आए। वकाटकों का शासन जो था पूरे भारत में फैला हुआ था। ये तो मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है। जब आप इंडिया का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें स्पेशली आप पूरे वकाटकों के बारे में पढ़ोगे, और ये बहुत शक्तिशाली शासक भी थे। तभी तो रुद्रसेन का विवाह हुआ था प्रभावती से, जो चंद्रगुप्त की पुत्री थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब राजाओं का जो कालक्रम था कुछ इस तरीके से था, मैंने पूरा बता दिया। अब इसके कुछ कुछ साक्ष्य जो हैं, कुछ कुछ मतलब मुद्राएं या सिक्के जो भी प्राप्त हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि दुर्ग का जो बानावरद है वहां से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, बानावरद से सिक्के प्राप्त हुए हैं। दुर्ग का ही मोहल्ला ग्राम है, यहाँ से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। इसके जो ताम्रपत्र है वो पृथ्वीसेन से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा राजिम और अड़भार से भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजिम आ जाएगा आपका गरियाबंद में, और अड़भार आ जाएगा आपका जांजगीर चांपा में। अड़भार जो है वो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, और राजिम जो है वो गरियाबंद जिले में स्थित है। इन दोनों जगह से, राजिम और अड़भार से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और दुर्ग का जो मोहल्ला नामक ग्राम है वहां से सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो पृथ्वीसेन से संबंधित है, मतलब इस ताम्रपत्र में पृथ्वीसेन का उल्लेख है, ठीक है। और उसी से ही पता चलता है कि मतलब कालिदास जी थे वो इनके दरबार में आए थे और कुछ समय तक यहाँ पर
निवास भी किए थे। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा वकाटक है, जब आप इसको नल वंश से रिलेट करोगे, मतलब क्योंकि ये दोनों जो शासक थे वो पैरेलली चलते थे, मतलब उस दोनों का शासन था, आधे में इनका शासन था और आधे में नल वंशियों का शासन था, तो इन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती थी। तो उसको आपको मतलब जब दोनों को रिलेट करके पढ़ना है, दोनों को जोड़ करके पढ़ना है, तो अगला हम देखते हैं नल वंश। यहाँ पे राजाओं के नाम में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। अर्थपति भट्टारक के बाद स्कंदवर्मन आते हैं, फिर स्तंभराज, फिर नंदराज, फिर पृथ्वीराज, फिर विरूपाक्ष बिलासतुंग, उसके बाद आते हैं पृथ्वी व्याघ्र, फिर भीमसेन, फिर नरेंद्र थवल आते हैं। ठीक है, अब देखो जो नल वंश का जो मतलब किस तरह से इनका शासन काल चला और कौन कौन से राजा यहाँ पे शासन किए, इसकी पूरी वंशावली जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नलवंशियों का जानकारी किससे प्राप्त होता है, तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में होता है। ठीक है, नलवंशियों का जो शासन काल था वो दक्षिण की ओर था। दक्षिण में पुष्करी नामक जो जगह है, जो वर्तमान में भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है, बीजापुर में स्थित है, यह इनकी राजधानी थी और ये वकाटकों के समकालीन थे और वकाटकों से इनका युद्ध आए दिन होते ही रहता था। ठीक है, देखो जो बस्तर जिले का जो नलवाड़ी ग्राम है वो इनके मतलब नलवंशियों से संबंधित माना जाता है और इन्होंने बहुत सारे सिक्के और अभिलेख छोड़ करके गए और जो भी छत्तीसगढ़ में मिले उसी से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नलवंश की स्थापना किसने की। नलवंश की स्थापना तो शिशुक नामक व्यक्ति ने की थी, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे वराहराज। तो अगर बात चलती है संस्थापक की तो आ जाएंगे शिशुक और वास्तविक संस्थापक की बात चलती है तो इसमें आते हैं वराहराज। शिशुक ने इस वंश की स्थापना की है ना। उसके पश्चात व्याघ्रराज है। व्याघ्रराज ने समुद्रगुप्त का सामना किया था। समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ की यात्रा की थी तो उस समय उसने नलवंशियों से भी युद्ध किया था और वकाटकों से भी युद्ध किया था। तो नलवंशियों में व्याघ्रराज जो थे उनसे उन्होंने युद्ध किया था, जिसका उल्लेख मिलता है किसमें, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, इसने युद्ध किया था समुद्रगुप्त से और इसका उल्लेख मिलता है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि किसमें मिलता है नलवंशियों का उल्लेख, या व्याघ्रराज या समुद्रगुप्त ने किससे युद्ध किया था, तो व्याघ्रराज से युद्ध किया था। और किसमें उल्लेख है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। उसके पश्चात आते हैं वृषराज। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब सीधा आ जाते हैं संस्थापक में। संस्थापक थे वराहराज। ठीक है, वराहराज ने इसको वास्तविक रूप से स्थापित किया और उसके पश्चात मतलब स्टेबल हुए। उसके पश्चात भवदत्त का शासन चला। ठीक है, भवदत्त वही है जिन्होंने वकाटकों के नरेंद्र सेन थे, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, पूरा नष्ट कर दिया था। ठीक है, भवदत्त ने रिद्धिपुर अभिलेख अंकित करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज लिखेंगे कि इसने नरेंद्र सेन से युद्ध किया है ना, जो वकाटक नरेश थे, उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह किया और इसने मैकल, मालवा और कौशल पर अधिकार किया। मैकल, मालवा एंड कौशल तीनों पर इसने अधिकार कर लिया। इसने रिद्धिपुर है ना, रिद्धिपुर अभिलेख अंकित करवाया। वराहराज ने बहुत सारे सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इनके वराहराज के 29 सोने के सिक्के कोंडा गांव के एड़ेगा, ठीक है, कोंडा गांव है, यहाँ पर है एड़ेगा नामक स्थान, यहाँ से इनके 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। सभी सिक्के सोने के हैं और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले नलवंशी राजा थे वराहराज। भवदत्त के बाद उनके पुत्र आए अर्थपति भट्टारक, और भवदत्त ने जो काम किया था, मतलब इसने नंदीवर्धन को तबाह किया था, उसकी भरपाई जो है अर्थपति भट्टारक को चुकानी पड़ी थी। अर्थपति भट्टारक के समय नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन ने यहाँ पर आक्रमण किया, मतलब पुष्करी पर आक्रमण किया और पुष्करी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो इसका युद्ध हुआ पृथ्वी सेन से, है ना।
बाद इनके पुत्र स्कंद वर्मन का शासन आया। स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को बसाया, इसने पुष्करी को बसाया, है ना। अर्कवतीवर्तारक का जो शिलालेख है वो है केसरी बेड़ा। ठीक है, इनका अभिलेख मिलता है केसरी बेड़ा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें मतलब आक्रमण हुआ, कहाँ पर, पुष्करी में आक्रमण हुआ। और स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ अभिलेख जारी किया। पोड़ागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को वापस बसाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्तंभराज और नंदराज। ये दोनों जो राजा थे, ये लोग मतलब उतने ज्यादा मतलब काम नहीं किए थे। मतलब छत्तीसगढ़ में इनका कोई ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पूरे भारत में मतलब एक राजा हुए पल्लव वंशी राजा नंदी वर्मन जिनका नाम था, उनके अभिलेख का नाम था उदयतिरम अभिलेख। ठीक है, इसमें इन दोनों राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदयतिरम अभिलेख बाय नंदीवर्मन। ओके, नंदीवर्मन जो थे पल्लव राजा थे, पल्लव वंश के राजा थे। इसके पश्चात आते हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो थे वो शिव के विरूपाक्ष रूप के पुजारी थे। भगवान शिव के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी में से एक रूप था विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष के पुजारी होने की वजह से इन्होंने अपने पुत्र का नाम ही रखा विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष के पश्चात आए बिलास्तुम। ये नलवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली और बहुत ज्यादा फेमस होने वाले राजा थे बिलास्तुम। बिलास्तुम का शासन काल जो था करीब करीब 700 से 740 ईसा पूर्व तक चला। और इसी बीच इन्होंने पांडुवंशियों को भी हराया। पांडुवंश जो थे वो छत्तीसगढ़ में नलवंशियों के ही पैरेलल चलने वाली एक सत्ता थी। ठीक है, और बिलास्तुम ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। तो इससे पता चलता है कि ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, ये विष्णु भक्त थे। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी शैली आपको जानना होगा। इसको आप सर्च कीजिए, मैंने इसको और भी बताया हुआ है। जैसे इसकी एक शैली और है, पंचायतन शैली। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया और पांडुओं से ये लड़े, पांडुओं से इनका युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बिलास्तुम का भी शासनकाल चला और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया और राजीव अभिलेख भी जारी किया था इसने, राजीव अभिलेख। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं पृथ्वी व्याघ्र, है ना। स्कंद वर्मन के बाद आते हैं स्तंभराज और नंदराज। इन दोनों राजाओं का उल्लेख कुलिया से प्राप्त एक अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके पश्चात है पृथ्वीराज। पृथ्वी वंशियों का जो स्थान था, उनकी जो राजधानी थी, उनसे रिलेटेड जो जगह है नलवाड़ी ग्राम, जो है अभी वर्तमान में 2016 की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो बस्तर से ये कोंडागांव में चला गया है। मतलब जब बस्तर जिले का विभाजन हुआ तो ये नलवाड़ी ग्राम जो है वो कोंडागांव में चला गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने नलवंश का तो पूरा सब चीज देख लिया कि कौन कौन से राजा है। तो कुछ और चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, जैसे कि नलवंशियों का युद्ध किन किन शासकों से हुआ, किस किस वंश वालों से युद्ध हुआ इनका। तो सबसे पहले आता है गुप्तों से इनका युद्ध हुआ, दूसरा वकाटकों से इनका युद्ध हुआ। ठीक है, तीसरा पांडुवंशों से भी युद्ध हुआ। पांडुवंशों को हराने में बिलास्तुम ने इनके साथ युद्ध किया था, तो उससे पता चलता है कि पांडुवंशियों को भी हराया था इन लोगों ने। और इसके अलावा चालुक्यों से भी इनका युद्ध हुआ। ठीक है, चालुक्य वंश जो भारत के और अन्य क्षेत्र में शासन करते थे, उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनका युद्ध किससे किससे हुआ, तो आपको जानना जरूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में कलचुरियों के साथ इनका युद्ध हुआ और जिसकी वजह से इस वंश को
समाप्त कर दिया गया कलचुरियों के द्वारा। ठीक है, अब इनके प्रशासन के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें इनके प्रशासन वर्ग के बारे में भी और उनके अधिकारी वर्ग के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि मांडलिक जो शब्द है वो मंडल के प्रमुख के लिए यूज किया जाता था। मंडल प्रमुख को कहा जाता था मांडलिक। ठीक है, और इसी प्रकार महामंडलेश्वर कहा जाता था जो 1 लाख गांव का स्वामी होता था। 1 लाख गांव जिसके अंदर हुए उसे महामंडलेश्वर कहा जाने लगा था इनके शासनकाल में। ठीक है, शासन व्यवस्था के लिए शुरू से लेकर के अभी तक सलाहकार नियुक्त किए जाते रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के भी सलाहकार हैं, उसी तरीके से ये जो राजा थे, मतलब कोई भी जो राजा था, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सलाहकार भी नियुक्त करते थे। तो उसी प्रकार जो नलवंशी राजा थे उन्होंने भी अपने सलाहकार नियुक्त किए थे, जिन्हें कहते थे प्रशासनिक सलाहकार। जिन्हें कहा जाता था महागोष्ठ। महागोष्ठी। ठीक है, और इसी तरीके से मंत्री भी मतलब हर एक काम के लिए, जैसे अभी हमें देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में अलग अलग नाम से अलग अलग चीजों के लिए प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उसी प्रकार नल वंश में भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, जिन्हें कहा जाता था प्रेगदा। ठीक है, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजा ने चलाए थे? वराह राजा ने चलाए थे। और बहुत सारी जगह पर इनके अभिलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इन्होंने करीब करीब 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच शासन किया। और इनके जो सर्वाधिक प्रताप थे, शक्तिशाली राजा जो थे वो बिलासतुंग थे। तो इस तरीके से नल वंश जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं शरभपुरी वंश। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते हैं सरभपुरी वंश के लोगों का शासन। ठीक है, सरभपुरी जो थे वो इनके संस्थापक शरभराज थे, इसी वजह से इस वंश का नाम, स्कूल का नाम शरभ पड़ा, है ना। और इनका जो क्षेत्र था उन्हें शरभपुर कहा जाता था। और इनकी राजधानी जो थी वो आधुनिक सारंगगढ़ या संबलपुर थी। संबलपुर से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये लोग इस क्षेत्र में भी निवास करते थे, क्योंकि संबलपुर जो था वो 1905 के पहले छत्तीसगढ़ में शामिल था या मध्य प्रांत में शामिल था। मध्य या बरार प्रांत का हिस्सा था। बाद में ये फिर बंगाल प्रांत का हिस्सा बना और अभी वर्तमान में संबलपुर जो है वो उड़ीसा में सम्मिलित है। ठीक है, तो सारंगगढ़ अर्थात ये रायगढ़ और यहाँ पर पड़ता है संबलपुर, है ना। ये दोनों में से कोई एक जो थी वो सरभपुरियों की राजधानी थी। इनका अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें मल्हार, बिलासपुर का मल्हार, कोरबा और जांजगीर चांपा और उसके अलावा जो सारंगगढ़ और संबलपुर का जो एरिया था उनके शासन, इनके साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरभपुरियों की पूरी वंशावली दी गई है और उन्होंने काफी कुछ इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से राजा थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। सरभपुरियों का जो शासन था वो 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, लेकिन इनके जो भी ताम्रपत्र, अभिलेख या सिक्के जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार की तिथि या कोई भी संवत अंकित नहीं है। इसी वजह से एग्जैक्ट इनका काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब इनके काल की कोई तिथि जो है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आए शरभराज, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। फिर आए नरेंद्र, फिर आए प्रसन्न मात्र। अभी सभी राजाओं को एक एक करके देखेंगे कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया था। प्रसन्न मात्र के 2 बेटे थे। ठीक है, जयराज और दुर्गराज। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रवरराज प्रथम।
फिर है सुदेवराज, उसके बाद है प्रवरराज द्वितीय। शरदपुरी स्वयं को अमराय कुल के कहा करते थे। ठीक है, ये लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और इनके जितने भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें गजलक्ष्मी का उल्लेख है। गजलक्ष्मी अंकित है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? संबलपुर, सारंगगढ़, ये आ गया आपका मल्हार। ठीक है, और उत्तर पूर्वी में और कुछ कुछ जो क्षेत्र थे वो उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, आरंग और मल्हार दो जगह से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो ये रहा आपका आरंग, है ना, और ये मल्हार, इन दोनों जगह से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं इस वंश के। सरबराज जो था वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने ही इस वंश को स्टैब्लिश किया छत्तीसगढ़ में, और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा सरकपुरी वंश, और इसकी राजधानी थी सारंगगढ़ या संबलपुर। ठीक है, इसके पश्चात आए नरेंद्र। नरेंद्र के दो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, एक कुरुद से, ठीक है, और दूसरा पिपरादुला से। दो स्थानों से इसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आए प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र सर्वाधिक प्रतापी राजा था सरकपुरियों का। सरकपुरियों में इनको विष्णु भक्त के रूप में जाना जाता था, और इन्होंने गरुड़, शंख, चक्र युक्त सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गरुड़, शंख और चक्र युक्त सिक्के जारी किए थे प्रसन्नमात्र ने। इन्होंने अपने शासनकाल में प्रसन्नमात्र नामक शहर की स्थापना की, जिसे मल्हार के नाम से जाना जाता है। प्रसन्नमात्र शहर ठीक है। मल्हार जो शहर है वो निडिला नदी, ठीक है, निडिला नदी या अभी इसे लीलागढ़ नदी के नाम से जाना जाता है, उस शहर की स्थापना की इन्होंने, और वहां पर भारी मात्रा में गरुड़, शंख, चक्र चिन्ह वाले भारी मात्रा में सिक्के इन्होंने जारी किए। और ये भगवान विष्णु के उपासक थे। इनके दो बेटे हुए, पहला था जयराज और दूसरा था दुर्गराज। ठीक है, जयराज और दुर्गराज जो है वो एक एक करके शासन के, उसके पश्चात का जो उल्लेख मिलता है प्रवरराज का। प्रवरराज ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने अपनी राजधानी संबलपुर से ट्रांसफर कर ली सिरपुर, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है। सिरपुर या इसे कहते थे श्रीपुर। इसका जानकारी कैसा मिलता है? सिरपुर से प्राप्त कुछ अभिलेख हैं, वो बताते हैं कि प्रवरराज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद आते हैं सुदेवराज। सुदेवराज का अभिलेख मिलता है महासमुंद जिले से, जिसे कहते हैं कौवा ताल अभिलेख। कौवा ताल अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौवा ताल अभिलेख किससे संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये महासमुंद से प्राप्त हुआ है, महासमुंद से प्राप्त हुआ है ये, और किससे संबंधित है? सुदेवराज से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद सुदेवराज के इसी कौवा ताल अभिलेख में पता चला कि सुदेवराज का एक सामंत था, ठीक है, जो इन लोग के विनाश का आगे चल के कारण बना, जिसका नाम था इंद्रबल। ठीक है, इसका सामंत का नाम था इंद्रबल, और इसी इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय की हत्या की। इसको मारा कौन? इंद्रबल।
ठीक है। इसी इंद्रबल ने इसको मारा, है ना, और पांडु वंश की स्थापना की। मतलब ये समझ में आता है कि जो पांडु वंशी थे वो सरबपुरियों के क्या थे, सामंत थे, और इंद्रबल ने ही पांडु वंश की नींव रखी, और इनकी 2 शाखाएं थी, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पांडु वंश को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तो पढ़ना ही है। इससे पता चलता है, कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिए जाते हैं, इंद्रबल ने किसकी हत्या की, किसका वो सामंत था, जिसमें उसका उल्लेख है कि ये राजा ऐसा था जिसने बहुत बड़े वंश की स्थापना की, जिसने सिरपुर को बहुत ज्यादा गौरवान्वित किया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे साक्ष्य छोड़ करके गए जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, है ना। देखो, एकमात्र जो प्रसन्न मात्र था वही बस इस वंश का एक ऐसा राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, या उसने सिक्के जारी किए थे, है ना। और नरेंद्र एकमात्र ऐसा राजा था जिसके जो ताम्रपत्र थे क्रुद और पिपलादुल्ले से प्राप्त हुए, और आरंग और मल्हार से इस पूरे राजवंश के मतलब शरदपुरियों के ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो इस तरीके से पता चलता है कि सरबपुरी वंशियों की 2 राजधानी थी, पहला था सारंगगढ़ और दूसरा था सिरपुर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्थापत्य कला की ओर बढ़ते हैं। देखो, मल्हार जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, और साथ ही साथ इसके समीप में ताला गांव नामक स्थान है। इसी ताला गांव नामक स्थान पर जो देवरानी जेठानी का जो मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के द्वार पर रुद्रशिव की जो प्रतिमा है उसका निर्माण जो है सरबपुरियों के शासनकाल की 2 रानियों के द्वारा किया गया था। तो ये जो मतलब जो ताला गांव में इससे जो देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो अलग अलग समय पर किया गया था, है ना, और सरबपुरियों के राजप्रसाद की रानियों के द्वारा किया गया था। तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से, जो पर्यटन वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आप जब कभी भी आप इसको पढ़ोगे सरबपुरी वंश के बारे में, तो आप फिर एक बार रिकॉल करना पर्यटन वाले सेक्शन में, कि उसमें क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है।